नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियोज में लेकर के आए हैं हम उत्तर वैदिक काल, उसकी प्रमुख विशेषताएं, उसकी प्रमुख स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां और सामाजिक स्थितियां आज हम अच्छे से जानेंगे। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे पूर्व वैदिक काल और अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, फिर इसके बाद महाजनपद और फिर बौद्ध धर्म। ऐसे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। कह रहा उत्तर वैदिक काल, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि 1000 BC के पास 1000 BC से 600 BC तक। तो ये क्या है, 1000 BC के पास लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। मतलब क्या हुआ, पहले क्या था, सब चीज़ें मतलब तांबे के होते थे, कांच के होते थे, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, लोहे की खोज हो गई तो संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया, अर्थात अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक। राजनीतिक स्थिति क्या थी उसको हम जानेंगे। तो कह रहे जो जन होता था उसका आकार बड़ा हो गया। मतलब जो पूर्व वैदिक काल में छोटा होता था, एक छोटी इकाई होती थी, वही बढ़कर के जन का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया और जनपद का निर्माण हो गया। मतलब जन बड़ा होकर के क्या बन गया, जनपद बन गया। फिर कह रहा है भरत प्लस कुरु मिलाकर के कुरु जनपद मिल गए और राजा के महल शक्ति में वृद्धि हुई। राजा के महत्व और शक्ति में क्या हो गई, वृद्धि हुई और पद वंशानुगत हो गया। जैसे क्या होता था, राजा का लड़का राजा बनेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, राजा के अधिकार बढ़ने से समिति सभा का महत्व कम हो गया। मतलब जब राजा का अधिकार बढ़ा, उसमें क्या था पूर्व वैदिक काल में कि राजा का अधिकार कम होता था, समिति और सभा का अधिकार ज़्यादा होता था। लेकिन जब राजा का अधिकार इसमें बढ़ जाता है उत्तर वैदिक काल में, तो समिति और सभा का महत्व कम हो जाता है। फिर रत्निन की संख्या बढ़कर 17 हो गई। कर व्यवस्था का विस्तार हुआ और स्वेच्छा से कर नियमित हो गया। मतलब क्या हो गया, कर व्यवस्था का विस्तार हुआ और क्या हो गया, स्वेच्छा से कर नियमित हो गया। फिर कह रहा है सेना एवं न्याय अभी भी अस्थायी नहीं था। रथों की संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन क्या था, रथों की संख्या तो बढ़ा दी गई थी, लेकिन जो सेना थी और न्याय था वो भी स्थायी नहीं था, अस्थायी ही बना था। फिर सामाजिक स्थिति में देखिए, कह रहा समाज का आकार, पहले परिवार, मतलब जो वंश का छोटी इकाई होती थी परिवार, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर जनपद। मतलब सबसे छोटी इकाई परिवार और सबसे बड़ी इकाई जनपद। फिर वर्ण व्यवस्था वहाँ होती थी जो जन्म आधारित होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर कह रहा है गोत्र। तो गोत्र क्या था, गोधन एकत्र करना। मतलब गोत्र का मतलब था गोधन एकत्र करना। आश्रम व्यवस्था 4 थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। समिति विदत में भागीदारी पर रोक, प्रदा प्रथा की शुरुआत हुई। मतलब जो पूर्व वैदिक काल में महिलाएं भी क्या करती थी, समिति का हिस्सेदार होती थी, समिति का सदस्य होती थी, वो यहाँ उत्तर वैदिक काल में, मतलब इससे पता चलता है कि क्या हो गई थी, स्त्रियों की स्थिति और दयनीय उत्तर वैदिक काल में हो जाती है। फिर कह रहा है विदत की भागीदारी पर रोक, प्रदा प्रथा की शुरुआत हुई और मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी, विदुषी महिलाएं थी इस काल में। और दास, भोजन, मनोरंजन, विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम। मतलब विवाह, यहाँ 8 प्रकार के विवाह थे, लेकिन उसमें से जो प्रमुख था वो अनुलोम और प्रतिलोम था। आर्थिक स्थिति उस समय, कह रहा प्रमुख व्यवसाय कृषि था। लोहे की खोज होने से क्या हो गया, यहाँ की कृषि में और ज़्यादा थोड़ा थोड़ा विस्तार होने लगा। फिर कह रहा है काठक संहिता में 24 बैलों का वर्णन है। कितने बैलों का, 24 बैलों का। फिर क्या, दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। प्रमुख पशु गाय और प्रिय पशु भी गाय था। मतलब उस समय पशुपालन उनका दूसरा प्रमुख व्यवसाय था, प्रथम व्यवसाय उनका क्या था, कृषि। फिर कह रहा अधिशेष क्या है, काफी बार पूछा गया है। तो कह रहा कृषि में बचे हुए शेष को अधिशेष कहते थे। जैसे मान लो कि 1 क्विंटल गेहूं हुआ उनके पास, उनको 50 किलो का ही काम है, तो 50 किलो बच गया ना, तो वो क्या कहलाया, अधिशेष। और उद्योग एवं व्यापार का विकास हुआ। विदेशी व्यापार का प्रमाण मिला पर सिक्के का प्रचलन नहीं था। मतलब विदेशी व्यापार का तो प्रमाण मिलता है उत्तर वैदिक काल में, पर सिक्के का कोई वहाँ प्रचलन नहीं दिखता। इस काल में आर्थिक प्रगति से नगरीकरण प्रारंभ हुआ।
जब आर्थिक स्थिति अधिशेष बचना शुरू हुआ तो क्या हुआ कि अधिशेष से वह धीरे धीरे क्या होने लगे, विकास करने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति प्रगति हुई और वो धीरे धीरे नगरों का निर्माण और नगरीकरण करते हुए आगे बढ़ते चले। फिर धार्मिक स्थिति, यज्ञ कर्म कांड का महत्व बढ़ गया। क्या हो गया, यज्ञ और कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। ब्राह्मण क्षत्रिय का संघर्ष का दौर था। प्रमुख देवता प्रजापति सृजन का देवता जिसे कहा जाता है, विष्णु पोषण एवं रक्षक के देवता माने जाते थे, रुद्र पशुओं के देवता, वरुण जल देवता, पूषण शूद्रों के देवता। फिर राजसूय यज्ञ हुआ जो प्रतिष्ठा हेतु था। वाजपेयी यज्ञ हुआ जो शक्ति प्रदर्शन का था। अश्वमेघ यज्ञ हुआ जो राज्य विस्तार होता था। यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता दी गई थी और 24,000 बैलों की बलि दी जाती थी, सोच लो। फिर कह रहा है इसमें कुछ नदियां थी जो आधुनिक नदियां हैं, उनका प्राचीन नाम क्या था या प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम क्या है ये हम जानेंगे। तो प्राचीन नदियां थी वितस्ता जिसका आज नाम है झेलम, परसुणी का रागी, ये काफी बार पूछा गया है आपकी परीक्षा में। और कह रहा है सतुद्री सतलज और अस्किनी चिनाव और सदानीरा गंडक और कुंभा काबुल बिपाशा व्यास सरस्वती को घग्घर। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई पुरानी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग इसे रट लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। तो आज पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक सभ्यता खत्म हो गई। अब अगला टॉपिक अगर होगा तो हमारा महाजनपद होगा, या हम अगली क्लास हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री पर शुरू करें। अब जैसा सर लोगों की राय होगी वैसे शुरू किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।